नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह और शेरा भैया जी। सुरेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था कि जो निर्दलीय विधायकगण हैं या जो अन्य पार्टी के विधायकगण हैं वो सरकार से असंतुष्ट हैं और सरकार कहीं ना कहीं बैसाखी पे है, गिर जाएगी। अब विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, सरकार फॉर्म में है। आपको क्या लगता है कि 5 वर्ष तक लगातार काम करेगी सरकार? अध्यक्ष कांग्रेस का बना है, उससे ऐसा महसूस होता है कि पूरा सबको लेके कमलनाथ जी चलेंगे और सरकार पूरे 5 साल चलेगी और बहुत ही ताकत से चलेगी, क्योंकि जितने निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी सपोर्ट किया है और हमारे दो पार्टी है सपा और बसपा, उनके भी विधायकों ने बिना कोई कंडीशन के सपोर्ट किया है और वो बाहर से समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को। और हम 4 जो विधायक है जो निर्दलीय लड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कांग्रेस बसी हुई है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं। वो कांग्रेस की खींच तान के कारण मेरा गधा तेरे घोड़े से बेटर है, उस कारण से जो टिकट नहीं देने से उनके अंदर कांग्रेस है। जीत के आए तो कांग्रेस में जाएंगे, घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। ठीक बात है। मूल स्वभाव कांग्रेस का ही था, मतलब घर वापसी हो गई है। लेकिन घर वापसी कहते हैं कि जब कोई रूठा हुआ घर वापस आता है तो उसके मनाने के लिए यत्न किए जाते हैं, उसे तरह तरह से नवाजा जाता है। एक संकेत दिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कि अब मंत्रिमंडल जो विस्तार होगा उसमें हमारे जो निर्दलीय साथी हैं और जो अन्य पार्टी के लोग जो शामिल हुए हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में निमाड़ को, मालवा को एक प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए? नहीं, मेरा नवीन जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मंत्रियों को 4-4, 5-5 विभाग दिए गए हैं और उससे क्या होगा कि काम करने की क्षमता होती है, 5-5 विभाग को संभालना बहुत मुश्किल होता है और उसके जो फाउंडेशन में नहीं जा सकते हैं, आप ऊपरी ऊपरी विभाग संभाल सकते हैं। मतलब कहना का मतलब यह है कि ये जो 5-5 विभाग वाले मंत्री है वो सिर्फ सरकारी अधिकारी चलाएंगे, मंत्री नहीं चला पाएगा। ठीक बात। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कमलनाथ जी से भी और जो भी ऊपर बड़े नेता है कि कम से कम विभाग, एक व्यक्ति को एक विभाग दिया जाए जिससे कि उसकी जो कार्य क्षमता है या उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो पब्लिक को दे सके अपने मंत्रालय से। बुरहानपुर में तो सत्ता पक्ष की तरफ से पहले सरकार जब थी, मंत्री रही हैं, बुरहानपुर को प्रतिनिधित्व मिला है और आपने निर्दलीय जो है ताल ठोकी और जीत कर आए। तो बुरहानपुर की जनता को भी इंतजार होगा कि जब इतनी दमखम के साथ उन्होंने जिसको भेजा है चयन करके, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। बहुत अपेक्षा है, बहुत दिन भर फोन आते हैं 30 से 40 और एक वोटर यही बोलता है कि भैया आना बुरहानपुर, तो लाल बत्ती की कार में आना, मेहरबानी करना और तब तक वहीं रहना भोपाल, यहाँ आना मत। तो वाकई इस कारण से 1 महीने से मैं बुरहानपुर नहीं गया हूँ क्योंकि उन लोग की एक सपने हैं, भावना है। और ये जो चुनाव मैंने जीता, जनता का चुनाव था, जनता ने जीता, जनता खुद लड़ी और जनता ने वोट डाला। लोग आपको प्यार से वहाँ शेरा भैया बुलाते हैं, तो क्या चाहते हैं कि शेर की दहाड़ पूरा बुरहानपुर सुने? वो चाहते हैं कि शेर की दहाड़ पूरे मध्य प्रदेश में ताजी हो और लोगों जैसा मैं बुरहानपुर में लोगों से प्यार करता हूँ वैसा प्यार पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के साथ करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है या जो जिसकी तरफ कोई देखा ही नहीं जा रहा उनको साथ लेके काम करे। क्योंकि मुझे बताना चाहता हूँ नवीन जी कि मेरा जो बुरहानपुर में एसोसिएशन रहा, जिनके साथ में जुड़ा रहा, वो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे हैं। जैसे कि हमाल लोग हैं, उनका मैं अध्यक्ष हूँ, ठेला हमाल यूनियन का अध्यक्ष हूँ, टांगा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मंडी के हमालों का अध्यक्ष हूँ, जो खेत में किसान मजदूर काम करते हैं उनका मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरा जो संबंध बना है, वाकई बोलता हूँ, बहुत ही नीचे वाले जो फाउंडेशन है, इस समाज का जो फाउंडेशन है, उनके साथ मैं दिन भर रहता हूँ। तो मुझे पता है वो क्या तकलीफें झेल रहे हैं। तो उनकी जो सपने हैं, उनकी जो चाहत है, उनकी जो आगे बढ़ने की जो इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए हमको मैं सरकार के सभी मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि जमीन पर उतर के काम करे और उस व्यक्ति को अपने अन्नदाता, खासकर अन्नदाता जो किसान है, उनको पूरी इज्जत करे और उनकी भावनाओं की कद्र करे। भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी कि उनका तो अंत्योदय उनका मूल ध्येय है। वो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का उदय ही उनका लक्ष्य है। तो 15 साल में आप इतनी यूनियन के अध्यक्ष रहे,
उस स्थान से वाकिफ हैं। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निचला तबका उसके साथ न्याय नहीं किया? नहीं, मैं सिर्फ आप ये मत समझना कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं बिल्कुल साफ दिल से बोलता हूँ, साफ मन से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सपने दिखाती रही और सपनों को नया बनाती रही। छोटा सपना दिखाया, फिर थोड़ा बड़ा सपना दिखाया, फिर उससे बड़ा दिखाया, लेकिन सपने पूरे करने की कोशिश भी नहीं की। और मेरा चुनाव जीतने का जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि हमारी जो मंत्री वहाँ पर रही, उसने हवाई मंत्री रही, वो गरीब लोगों से बात भी नहीं करती थी, विश्वास करिए। नहीं, उन्होंने मंच से बोला कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए हैं, एक मंच से एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उन्होंने कहा खून के आंसू रुला देंगे। अब उनके आंसू पहुंचने की जवाबदेही आपकी है। पूरी मेरी आंसू पहुंचने की जवाबदारी है। और मैंने तो अपने धन्यवाद भाषण में या धन्यवाद बोले या एहसानमंद भाषण में ये बोला कि मेरी जनता जिनने मुझे वोट दिया वो भी है, और जिन्होंने नहीं दिया, किसी कारण से उनको दिल को नहीं छू पाया है, उनसे दोस्ती नहीं कर पाया, वो मैं भी उनका साथ रहूंगा और उनके दिल को जीतने की 5 साल में कोशिश करके अगले साल ऐसा महसूस करवाऊंगा लोगों को कि कोई मेरे से अगेंस्ट में चुनाव में खड़ा ही नहीं हो पाए। जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, मतलब एक बहुत समय से भारतीय कांग्रेस लगातार एक हार का सामना कर रही थी। 2-3 अध्यक्षीय कार्यकाल देखे, लेकिन उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी। सिर्फ 8 महीने में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो कमलनाथ जी का जो विजन है, जो वचन पत्र है कांग्रेस का, वो विजन उस वचन पत्र को पूरा कर पाएगा? मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, ही इज़ अ वंडरफुल मैनेजर ऑल्सो। हाँ, प्रैक्टिकली जानते हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो वचन पत्र में जो जितनी भी बातें लिखी है उन्होंने, पहले उन्होंने उसकी स्टडी की है, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो वो वचन पत्र में डालते भी नहीं। वो बहुत ही अपने बात के धनी व्यक्ति है और उन्होंने काम चालू कर दिया है। मतलब जो किसानों की कर्ज माफी का काम था, उन्होंने 10 घंटे के अंदर, आप लोग 10 महीने का बोल रहे थे, 10 घंटे के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया कर्ज माफी का। फिर पुलिस की 1 हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का अनाउंस कर दिया। तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक छोटी यानी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने पहले चालू कर दिया। जब हमने उनसे मीटिंग करी, वाकई बतलाता हूँ, एक बात हुई मेरी मंत्री वाली बात पे, तो मुझे बोला कि शेरा, मंत्री बनने से ज्यादा मुझे बहुत सारे लोगों का काम करवाना है, पहले वो करूंगा मैं मंत्री की बात तो बाद में करूंगा सबसे, या मंत्रालय बनाने की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। यानी उन्होंने महत्वपूर्ण समझा कि जो वचन पत्र में जो लिखा है वो मैं जल्दी करूँ, जिससे फास्ट करूँ। वचन पत्र की जो उनके वचन पत्र की जो बिंदु है, उस पर वो क्रमवार काम कर रहे हैं। 970 वचन है। आपको लगता है कि 5 साल में पूरे कर पाएंगे? मैं तो सोच रहा हूँ अगर कमलनाथ जी तरीके से पूरा करते रहेंगे ना, है ना, उनको पूरा समय दिया जाए, तरीके से मतलब तरीका तो उनके पास है, लेकिन समय दिया जाए प्रॉपर, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, अब पूरा उनका ध्यान लोकसभा में चले जाएगा। होता है ना भैया। तो अगर 5 साल वो सतत कभी करेंगे तो ये पूरे काम 2.5 साल में करके दे देंगे कमलनाथ जी। इतना उनका विवेक है, उनका इतना IQ है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि अब लोकसभा का चुनाव है, तो एक बड़ी जवाबदेही आपके ऊपर लोकसभा की भी आ गई है कि चूंकि अब आप सरकार के साथ शामिल हो गए हैं, भले ही आप निर्दलीय जीते हों, लेकिन आपने अब दामन कांग्रेस का थामा है और आपके मूल में भी कांग्रेस थी, तो आपकी तो घर वापसी मानी जाए। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आप देखें कि पिछले लोकसभा में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से था। पहले 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, फिर एक उपचुनाव में वो 26 हो गई, भूरिया जी जीत गए। तो एक बड़ी चुनौती है एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की। तो जो मूड विधानसभा में जनता का है, क्या ये मूड स्विंग करेगा और आगे ऊपर जाएगा, या फिर मोदी लहर दिखाई देगी? नहीं, अभी तो मैं बोलना चाह रहा हूँ नवीन जी कि हम जैसे निर्दलीय लोग जो जीत के आए हैं, इसलिए हम कांग्रेस के प्रति वफादार भी है, कांग्रेस हमारे अंदर भी है, क्योंकि मेरे 2 भाई तो स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी और स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह जी ने खंडवा लोकसभा को प्रतिनिधित्व किया है, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी से आम आदमी बहुत त्रस्त हो गया है। उनकी 2-3 पॉलिसीज ने व्यापारियों को तक को तंग कर दिया है, जैसे GST वाला, नोटबंदी वाला। व्यापारी बहुत, हमारा देश का व्यापार कम से कम 20 साल पीछे हो गया है। तो अभी तो जो थिंकर्स है, जो व्यापार वर्ग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो छोटे ट्रेडर है, उन लोग की सबकी निगाह कांग्रेस की तरफ है।
और कांग्रेस भी इसको गंभीरता से ले रही है। अगर आपने देखा होगा, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है राहुल जी भी, वो एक एक गरीब आदमी के घर जाके बात कर रहे हैं, छोटी छोटी होटल में बैठ के चाय पी रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उस समझ को लेकर ही वो काम करने वाले आगे। उन्होंने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया। तो अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्या जीएसटी में एक बड़ा नीतिगत बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा, ये बिल्कुल देखिएगा, आपको बहुत बड़ा चेंज आएगा। जीएसटी को वो सरल करेंगे पहले तो, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो सीएस के पास जा रहा है वो उसमें इतनी त्रुटियां निकल रही है कि उन पर टैक्सेस का पेनल्टी लगना चालू हो गई है। वो एक तो टैक्स देना अलग बात है, लेकिन जो अपनी त्रुटियों के कारण, अपनी सबमिशन के कारण, ये जो बैलेंस शीट सबमिट हो रहा है हर 3 महीने का, उसमें इतनी त्रुटियां हैं कि सीए भी समझ नहीं पा रहे हैं कि, और उसके कारण पेनल्टी लगती जा रही है। तो वाकई इसको सरल करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कांग्रेस की, जो राहुल जी ने भी कई बार बोला कि हम इसको सरल करेंगे पहले तो, और जो परसेंटेज ऑफ टैक्सेस लगा है उसको बहुत कम से कम पे लाएंगे। तो जिससे कि व्यापारी जब तक काम नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, तो फिर टैक्स सरकार के पास आएगा कहाँ से? लगातार रेवेन्यू डाउन भी जा रहा है। डाउन हो रहा है। और आप जानते ही है कि इनकम टैक्स जो होता है, मतलब इस देश में इनकम टैक्स है सिर्फ 2%, 0.2% लोग, 1.2% लोग टैक्स भर रहे हैं पूरे देश में। ठीक है। तो राहुल जी का और हमारे जो कांग्रेस की पॉलिसी अब ये रहेगी कि ज्यादा लोग टैक्स भरे, कम भरे, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ टैक्स पे शुड बी मोर। ठीक बात। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब वो टैक्स ज्यादा नहीं हो, लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, लेकिन देने वाले ज्यादा हो, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम लोग ज्यादा हो देने वाले। आज सपोज 1.2% लोग दे रहे हैं सिर्फ टैक्स, तो राहुल जी की और कांग्रेस की पॉलिसी ये रहेगी कम से कम नहीं तो भी 20% लोग टैक्स भरे इस देश पे, और उससे ज्यादा टैक्स आएगा सरकार। ये स्ट्रेटेजी देश के दिल में कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहना चाहिए कि ये ब्लॉकेज क्यों आ गया? क्या ऐसा हुआ जो उनकी स्ट्रेटेजी यहाँ फेल हो गई? नहीं, इसलिए फेल हो गई, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अब लोग समझने लग गए कि बीजेपी चुनाव लड़ने के सिवा इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है चुनाव जीतने के सिवा, और कांग्रेस के पास जो स्ट्रेटेजी वो देश को कैसे आगे बढ़ाना है, आर्थिक मजबूती कैसे करना है, हर किसान की जेब में मनी परचेजिंग पावर कैसे बढ़ाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक आम आदमी, किसान जब तक पैसे से मजबूत नहीं होगा, उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो वो गाँव शहर जाएगा कैसे? शहर जाके खर्चा करेगा कब? पूरी इकोनॉमी का हाँ, तो वो मूल वो है। तो आज अपना जो देश 70% जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, 70% लोग जो है खेत पे निर्भर है, खेती पे निर्भर है। जब तक उस 70% लोगों की जेब में पैसे नहीं रहेगा तो ये 30% लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और 30% लोग सर्वाइव नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट सर्वाइव कहाँ से करेगी? टैक्स ही नहीं भर पाएगी, टैक्स ही नहीं है गवर्नमेंट के पास पैसा देश पे खर्चा करने के लिए। तो हमारा कांग्रेस का, या जो पॉलिसीज कांग्रेस की रही शुरू से मैंने देखा हूँ, वो कृषि बेस्ड रही, किसान को आर्थिक मजबूती देने के लिए, उसकी जो क्रय क्षमता वो बढ़ाने के लिए, बाजार में जाके खरीदने की क्षमता बढ़ाना है कांग्रेस को। अगर क्रय क्षमता बढ़ गई आम आदमी की, तो विश्वास करिए देश वैसे ही अमीर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और सब रोटेशन बराबर चलेगा। वो व्यापारी के पास जाएगा, किसान खरीदी अच्छा करेगा, व्यापारी सरकार को टैक्स अच्छे से देगा, और सरकार के पास पैसा रहेगा, फिर सरकार डेवलपमेंट करती रहेगी। तो इस सब इकोनॉमी की मास्टर की आपके इन वर्ड्स में छुपी है। ये हर आम आदमी ये महसूस भी करता होगा, जिस प्रकार से बाजार में मंदी छाई है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, परचेजिंग नहीं हो रही, रोटेशन नहीं घूम रहा है, फ्लो नहीं है पैसे का, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब कमलनाथ जी आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये बोला कि भाई ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन पर वो तो 3 महीने तो केबिन से बाहर नहीं निकले हैं, और ये मध्य प्रदेश में क्या करेंगे। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के इस पर स्टेटमेंट आए। तो कमलनाथ जी की उम्र का कोई फर्क उनकी कार्यशैली पर पड़ेगा? भैया बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति का लाभ इस प्रदेश को मैक्सिमम मिलेगा। उनका इतना अनुभव है, और मेरे से ज्यादा फिट है वो आज की तारीख में। मेरी उम्र आज 54 है, उनकी 74 है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे से ज्यादा फिजिकली फिट है, और काम वो बिल्कुल समझ लिए कि 4 घंटे सो रहे हैं, सिर्फ रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं, और सुबह 4 बजे से फिर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, लोगों से मिलना चालू हो जाता है उनका। मतलब इतना इस उम्र में इतना फिट रहना वाकई ये या तो सरकार, भगवान का कोई उनको गिफ्ट दिया हुआ है, या उनकी जो ललक है काम करने की, वो शक्ति जो है, काम करने की जो शक्ति है, वो उनको बिल्कुल युवा बना के रखी हुई है। जी, राहुल जी के विषय में पूरे देश में ये चित्रण किया गया कि राहुल गांधी जी अपरिपक्व हैं,
और वो बहुत मैच्योर नहीं है। और उनके जब वो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष रहते रहते करीब 27 चुनाव कांग्रेस हारी। अब जब वो अध्यक्ष बने उसके बाद एक बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला गुजरात में, और देश के हृदय प्रदेशों में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोगों ने राहुल जी के विषय में जो एक धारणा बनी थी या जो मिथक था वो तोड़ दिया है, उनकी एक नई छवि लोगों के सामने आई है? आप भैया खुद ही बोल रहे मिथक था, वो एक्चुअली में मिथक ही था। शुरुआत में काम करने का स्टाइल से ही राहुल जी चाह रहे थे कि आम आदमी का जो अंतिम व्यक्ति है, जो आम समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको कैसे सरकार के कार्यक्रमों का फायदा मिले, इसको समझने में ही लोगों को टाइम लगा। इस बीच बीजेपी का, आप जानते हैं बीजेपी का एक ही कारण है बोलने का कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो। ये उनकी मतलब एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है बीजेपी का कि सब तो झूठ बोलते बोलते यहाँ तक आ गए। लेकिन झूठ कब तक चलेगा? अब सच्चाई तो दुनिया देख रही है। अब लोग सच्चाई के पास पहुंच रहे हैं और झूठ को पचा नहीं पा रहे हैं। तो अब आराम से देखिएगा कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते आएगा और आप देखिएगा लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस मेजोरिटी से आ जाएगी। भले वो अभी सबसे बात कर रही है, हर पार्टी से सबको महागठबंधन की बात कर रही है, और महागठबंधन में आप देखिएगा कि कांग्रेस को बहुत अच्छी सीट्स मिलने वाली है। जी, अगर आप गठबंधन की बात करें तो जहां एनडीए के घटक दल उससे टूट रहे हैं, उनसे बेमुख हो रहे हैं, उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, वहीं ऐसे लोग जो कल तक आपकी विचारधारा से भी ताल्लुक नहीं रखते थे, सहमति नहीं रखते थे, फिर भी वो कांग्रेस के साथ खड़े होने में अपनी भलाई समझ रहे हैं या कांग्रेस के साथ खड़े होने में अपनी इच्छा रखते हैं। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, सपा ने, बसपा ने बिना शर्त आपको समर्थन दिया है, और निर्दलीय, चूंकि आप मूल कांग्रेस के थे तो आपकी वापसी तो सहज है, लेकिन जो आपकी विचारधारा के विपरीत लोग भी थे वो भी आपके साथ ही खड़े हैं। तो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं और उन्हें छोड़ रहे हैं, उसका क्या कारण समझते हैं आप? नहीं, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि कांग्रेस एक संस्था नहीं है, एक विचार है। और इस विचार को जो जो व्यक्ति, जो जो संस्थाएं इस विचार को अपनाएगी, कांग्रेस इसका स्वागत करेगी और अपने साथ लेके चलेगी। कि कांग्रेस का भी एक मूल मंत्र यह रहा कि सबको साथ लेके चलिए। बीजेपी बोलती रही सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस वाकई में इस विचार, इस भावनाओं को लेके चलती है कि सबको साथ लेके सबकी तरक्की हो। और इस कारण से बहुत सारी जो पार्टीज है वो कांग्रेस को समझ पाई है और अच्छे से, और सब लोग अब कांग्रेस से अपना हाथ बढ़ा रहे हैं हाथ मिलाने के लिए। जी, तो जिस प्रकार से आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ सबको सहज महसूस होता है, लेकिन इसी कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो आपको क्या लगता है कि ये उनका जो जुमला है, जुमला नहीं, उनकी तरफ से तो उनका लक्ष्य मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी कभी पूरा कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो पूरी आपका बिल्कुल आपके सामने सब बातें आ रही है। धीरे 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 कांग्रेस अपने पैर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ 15-15 साल से सरकार चल रही थी, आराम से जमा ली है। छत्तीसगढ़ में तो वाकई आप देखेंगे कि पूरी जनता एक तरफ हो गई, पूरे वोट ही एक तरफा पड़ गए। और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा कमजोरी रही, थोड़ा सा हमारे नेता के मतलब नेताओं का थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा ग्रुपिज्म हो जाता है, आप समझते हो। तो थोड़ा सा तकलीफ उसमें जरूर आई है। और मेरा गधा तेरे घोड़े से बेटर है, उस पॉलिसी को अगर कांग्रेस छोड़ देगी लोकसभा के लिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लोकसभा में 280 सीट लाएगी कांग्रेस। मुझे पूरा विश्वास है इस बार। जी, तो अब जब सरकार बन गई है और चीजें चलने लगी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक थोड़ा दो फाड़ होने वाली स्थिति थी, क्योंकि पहले कमलनाथ जी सिर्फ अध्यक्ष थे, अब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, अब उनकी अथॉरिटी ज्यादा है, और चूंकि उनका सब सम्मान करते हैं, तो जो स्थितियां पहले थी विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा में उससे ज्यादा बेहतर रहेंगी कांग्रेस के लिए, ज्यादा मुफीद रहेंगी? सर, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मैं पिछले 30 साल से कमलनाथ जी से जुड़ा हूं कांग्रेस के अंदर, और मैंने उनके काम करने का तरीका देखा है। जिसके प्रति वो जवाबदार रहते हैं, उस जवाबदारी को बहुत तन मन धन से पूरा करते हैं। क्योंकि जब भी हम दिल्ली जाते थे कमलनाथ जी से मिलने, तो उस समय भी सबसे पहले आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ पर उनके जो स्टाफ आवाज़ लगाते थे, छिंदवाड़ा के लोग पहले आए, अपना काम कराए। तो कमलनाथ जी जो भी जवाबदेही लेते हैं, अगर उन्होंने मध्य प्रदेश की जवाबदेही जैसे ले ली है, तो पार्टी के प्रति भी इतना ही
वफादार क्या, वो तो पार्टी के इतने स्ट्रांग सिपाही है, इतने बड़े नेता है, वफादार क्या बोलेंगे, वो तो जिंदगी कांग्रेस में निकल गई। तो वो तो चाहेंगे कि 29 में से 29 सीट कांग्रेस जीत के जाए यहाँ से, और बहुत स्टडी करेंगे, बहुत सर्वे करवाते कमलनाथ जी, एक एक बारीक बारीक चीज को समझते हैं और उसको फिर उसका आकलन करते हैं, चर्चा करते हैं, और फिर वो वॉर रूम में बैठ के काम करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश को एक बहुत अच्छे मैनेजर की जरूरत भी है, क्योंकि प्रदेश की माली हालत जो है वो बहुत ठीक नहीं है। आपको किसानों का कर्जा माफ करना है, आपको रोजगार देना है, आपको स्वास्थ्य का स्तर सुधारना है, आपको शिक्षा का स्तर सुधारना है, आपको महिला सशक्तिकरण करना है, आपको प्रदेश की सुरक्षा बढ़ाना है। मतलब एक से एक बड़ी समस्याएं, जो प्रश्न कल तक आप सरकार पर उठा रहे थे, उनके डायरेक्शन अब आपकी तरफ हैं और उनके जवाब भी अब आपको देना है, आपकी जवाबदेही है। तो क्या ये सब कर पाएंगे इस नियत समय में? सब करेंगे, शांति से करेंगे, अच्छे से करेंगे। कि मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि कमलनाथ जी वो कोहिनूर हीरा है कि ये सब समस्या का समाधान उनके पास आसान से निकल जाएगा। आप ये देख लीजिए कि जब पहले ही दिन उन्होंने जो कर्ज माफी को डिक्लेयर किया, सब लोग शॉक्ड हो गए, हर व्यक्ति, आप भी शॉक्ड होंगे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर सब शॉक्ड हो गए कि पहले दिन उन्होंने कर्ज माफी डिक्लेयर कर दी। तो वो उनको पता यहाँ है, से छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और वो मंत्रालय गए और उन्होंने फाइल बुलाई और उसको साइन किया। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वो पॉलिटिक्स से ज्यादा आम आदमी जिनके प्रति वो जवाबदार है, उस जवाबदारी को बहुत तन मन धन से निभाते हैं कमलनाथ जी। सबसे बेस्ट पार्ट उनका यही है। और विश्वास करिए, ऐसे व्यक्ति 5 साल काम कर लेंगे ना, तो मध्य प्रदेश का खजाना भर के जाएंगे। जो मध्य प्रदेश के ऊपर 2 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का कर्जा है जो बीजेपी ने कर रखा है, वो मध्य प्रदेश का खजाना भर के जाएंगे, इतना मैं विश्वास जानता हूँ वैसे व्यक्ति। जी, तो अगर ये सब होता है तो फिर खजाना भर के क्या जाएंगे, फिर तो खजाना भरने बार बार आएंगे, ऐसी भी स्थिति बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत मजबूत करेंगे। अभी देखिए, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। एक बड़ा डेयरिंग डिसीजन और लिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। इस प्रदेश ने मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखा है, मंत्रियों की शपथ भी देखी है, उनकी संख्या भी देखी है। पहले 10 मंत्री, फिर 5 मंत्री, मतलब मंत्रिमंडल का विस्तार ही एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। उन्होंने 28 कैबिनेट मंत्री एक झटके में बनाए। ये दबाव था या उनके काम करने का स्टाइल, के सबको इतना फ्री हैंड दो, उन्हें रिजल्ट चाहिए? सर, ही इज वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी के काम करने का तरीका ही बहुत ही यूनिक है। आप भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकता, यूनिक है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश को वो 1 रुपए की कमी नहीं आने देंगे कोई भी कार्यक्रम में। उनके जितने 970 जो वचन पत्र में लिखे हैं, आप विश्वास करिएगा, 5 साल नहीं, 5 साल के कमी समय में वो पूरा कर देंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको। एक बड़ा विपक्ष है, विपक्ष की संख्या भी कम नहीं है, तो लगातार विपक्ष कह रहा है, शिवराज जी ने भी घोषणा की है, शिवराज जी ने भी एक ओपन फोरम पे बोला है कि टाइगर अभी जिंदा है, आप दाएं बाएं चलेंगे तो आपको ठीक कर दिया जाएगा। आप मेरा विश्वास करिए, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो कमलनाथ जी को बहुत अच्छे से जानते भी है और मानते भी है, और वो सब एमएलए में से चालू हो गया है कमलनाथ जी से मिलना कि हम आपकी काम करने का जो तरीका है उसकी वो तारीफ करने लग गए हैं। और वो बहुत ही शीघ्र, शायद मुझे ऐसा लगता है, जो जैसे व्यक्ति कमलनाथ जी है, वो शख्सियत जो है वो मैग्नेट है, मैग्नेट। तो जितने भी कुछ बहुत सारे बीजेपी के एमएलए अब समझ लीजिएगा 1-2 साल में कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, धीरे धीरे करके देखिएगा आप, मैं आपको बतलाऊंगा। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, कम से कम 20-25 एमएलए बीजेपी के सिर्फ कमलनाथ जी के काम करने के तरीका और उनके व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट होकर बिल्कुल देखना कमलनाथ जी के साथ। लगातार एक सवाल उठा है, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है ये सवाल कि कांग्रेस जो है धर्म और आस्था में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन एक घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश में, शनिश्चरी अमावस्या में उज्जैन में क्षिप्रा में पानी नहीं पहुंचा। मां क्षिप्रा में पानी नहीं पहुंचने से वहां लोगों को, श्रद्धालुओं को बहुत कम पानी में या गंदे पानी में स्नान करना पड़ा। ये बात कमलनाथ जी के संज्ञान में आई। अगले ही दिन संबंधित संभाग के कमिश्नर, संबंधित जिले के कलेक्टर को उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर दिया। तो उन्होंने ये और एक ट्वीट भी किया कि आस्थाओं से, धर्म से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे छीन लेना चाहते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दे सिर्फ बोलने में विश्वास रखती, करने में नहीं विश्वास रखती है। मैं आपको बार बार ये बोलना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ जी ऐसा व्यक्तित्व है, क्योंकि जो रिलीजन है, जो आस्थाएं हैं, ये सब प्राइवेट है, ये आपकी खुद का है। लेकिन कमलनाथ जी बार बार ये बोल रहे हैं कि इन आस्थाओं पे
इस आस्थाओं पे कमलनाथ जी पूरी इज्जत करते हैं। वो चाहते हैं कि हर धर्म के व्यक्ति को उनके धर्म के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और उस धर्म की इज्जत हम सरकार देखेगी, उस धर्म पर्टिकुलर धर्म की इज्जत हो, उनके जो भी छोटे मोटे ज़रूरतें हैं वो पूरी करे। जैसा कि आपने बोला कि समय से पानी की व्यवस्था नहीं हुई, ये वाकई बहुत गलत बात है और इसलिए कलेक्टर और कमिश्नर को उसका सजा मिली हटा। जी, एक कठोर निर्णय देखा। अंतिम प्रश्न सर, कि 5 साल, ये जो आने वाले साल हैं, अब इस प्रदेश ने 15 साल तक लगातार एक ही सरकार और लगभग एक ही चेहरे को देखा है मुख्यमंत्री के बतौर। 13 साल तक शिवराज जी रहे, सबसे लंबा कीर्तिमान हो गया उनका। तो क्या ये 5 साल में देश की जनता राजनीति का, प्रदेश की जनता राजनीति का एक नया फलसफा देखेगी? ऐसा महसूस करेगी कि वाकई में राजनीति जनसेवा का ही पर्याय है? आप लोग बिल्कुल, इसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कमलनाथ जी के रहने से ये डिफाइन हो जाएगा कि जनसेवा जो करना है उस राजनीति के को आगे बढ़ाकर नहीं, राजनीति नहीं करना है। जनसेवा के लिए राजनीति की जरूरत है, पावर की जरूरत है और उससे जनसेवा अच्छे से हो सकती है। ये 1 साल में आपको महसूस हो जाएगा कि राजनीति के माध्यम से जनसेवा को सर्व ऊपर रखा है, सबसे ऊपर रखा है। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। कमलनाथ जी की कार्यशैली बतौर छिंदवाड़ा सांसद सबने देखी है, बतौर केंद्रीय मंत्री सबने देखी है, इंटरनेशनल और नेशनल फोरम पर सबने देखी है। अब उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने दी है, तो जैसा कि शेरा जी ने बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं और उसको निभाने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गया है, जिसको स्वर्णिम अध्याय माना जाएगा। शेरा जी, आपने विभिन्न पहलुओं पर अपनी बेबाक राय रखी और हर बात का बहुत सहज और स्पष्ट उत्तर दिया। आपने हमारे साथ अपना समय साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।